Today, basically, it is our third lecture, or I can say it is my second lecture, because I'm not counting the first lecture. ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार उसको एक रीकैप कर लेते हैं 3-4 मिनट में, तब तक बाकी ज्वाइन भी कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट का एक हमने कंसेप्ट उठाया था, जिसको हमने देखा था कि कैसे इवेंट एक ट्रांजैक्शन बन जाती है, और क्या चीज़ हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है और कैसे होती है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. हो रही है, नहीं हो रहा, दो में करो. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट में, एक मिनट. अच्छा, आप मुझे बताओ, इवेंट कब ट्रांजैक्शन बन जाता है? इवेंट कब ट्रांजैक्शन बन जाता है? इवेंट कब ट्रांजैक्शन बन जाता है? जब कोई मॉनेटरी वैल्यू आ जाए. गुड मनमीत, बाकी सब बताओ, इवेंट कब ट्रांजैक्शन बन जाता है? व्हेन वी कैलकुलेट इट्स मॉनेटरी वैल्यू. यस. क्या मैं कह सकता हूं कि इवेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं व्हेन देयर इज मॉनेटरी चेंज? यस. क्या हम इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते? नो. नो. रिपोर्ट्स में करते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड मनमीत, वेरी गुड. ठीक है, देखो, कभी भी आपसे कोई पूछे क्या इवेंट्स की रिकॉर्डिंग होती है, तो आपने ये कहना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं तो होती है. रिपोर्ट्स के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग होती है. ठीक है, गुड. इज इट क्लियर? इवेंट्स की रिपोर्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होती, लेकिन रिपोर्ट्स में होती है, ताकि हम उनका ट्रैक रख सके, और कल को अगर वो इवेंट ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लें. इज इट क्लियर? यस. ठीक है, उसके बाद हमने शुरू किए थे कंसेप्ट्स. टोटल कितने कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास? 12. हमने 12 में से दो कंसेप्ट हमने कवर कर लिए थे. कौन कौन से कंसेप्ट कवर किए थे हमने? एंटिटी. 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 मनी मेजरमेंट. यस. ठीक है, एंटिटी एंड मनी मेजरमेंट. एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या बताता है? एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या बताता है? अभी दे देते हैं. यस मुकुल. यस उमंग. राइट. बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट. Separate business and owner. Yes, very good. You will record that transaction which have money involvement. This is for money measurement, Vivek. This is for money measurement. Yes, yes, right. ठीक है, money measurement is somewhat linked with transaction versus event. It is ultimately derived from that only. Okay. सबसे पहले हमने कंसेप्ट किया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमारा ये कहता है
कि जो बिजनेस है और उसका जो ओनर है दोनों सेपरेट आइडेंटिटीज हैं, हम दोनों को एक नहीं मान सकते, क्योंकि वेन एवर वी स्टार्ट अ बिजनेस तो उसके अंदर सबसे पहले हमें एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने बिजनेस में। उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल, यस। यस। अच्छा, अगर मैंने किसी और के बिजनेस में पैसा लगाया है तो उसको मैं कैपिटल बोलूंगा या कुछ और बोलूंगा? इन्वेस्टमेंट, यस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट, यस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अपनी जो मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है उसमें से कुछ पोर्शन मैं अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए निकाल लेता हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, ड्राइंग्स, गुड। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, अब मैंने अपने बिजनेस में 7 लाख रुपया लगाया। ठीक है। अब क्या बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 7 लाख मुझे लायबल है, मेरे लिए मुझे वापस करने को लायबल है? ठीक है। हाँ, ये उसकी लायबिलिटी है। यस। इसीलिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमारा यही कहता है कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों सेपरेट है। अगर कोई बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस इज लायबल टू पे दैट मनी बैक टू द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। जब प्रॉफिट्स हमारे एक्यूमुलेट होते जाएंगे तो हमारी कैपिटल क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इस बेसिस पे आया था कि हमें बिजनेस और उसके ओनर को दोनों को सेपरेटली कंसीडर करना है, और उसके जो पर्सनल अफेयर्स हैं उसको हमने बिजनेस के अफेयर से फ्री रखना है। इसीलिए अगर वो अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकालता है तो दैट मीन्स बिजनेस की लायबिलिटी उसके ओनर के प्रति कम हो जाती है, और जिसको हमने नाम दिया था ड्राइंग्स का। इज इट क्लियर? ठीक है मनमीत। उसके बाद हमने दूसरा कंसेप्ट किया था मनी मेजरमेंट। वो बिल्कुल सिंपल है, उसका सिर्फ यही कहने का तात्पर्य है कि जो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी वैल्यू में डिटरमाइन होती हैं हमने सिर्फ वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है, और जो नॉन मॉनेटरी वैल्यूज होंगी उनको हमने रिकॉर्ड नहीं करना है। इससे अलावा उसने कुछ नहीं बताया हुआ था, जिसको हमने समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखा था कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होती है, एम्प्लॉयज होते हैं, वो बिजनेस के लिए एक असेट होते हैं, फिर भी हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू करना नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए फॉरेन में इंटरनेशनल बॉडीज में टेक्निक्स तैयार हो रही हैं। तो जब वहां पे तैयार हो जाएंगी देन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको फॉलो करेंगे, तब हम जाके कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को भी हम वैल्यू कर रहे हैं। बिल्कुल गुडविल बिल्कुल नहीं, गुडविल को क्यों नहीं वैल्यू कर सकते आप? गुडविल एसेट है हमारा, वो तो बिल्कुल आता है। गुडविल को हम वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, गुडविल वैल्यू हो जाती है। ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट में हमने सीखा था। फिर हमने थोड़ी कोई टर्मिनोलॉजी सीखी थी, मैं आपसे थोड़ा कुछ पूछना चाहूंगा उस पर। मुझे बताओ, मैंने किसी पार्टी को सेल की, मैंने किसी पार्टी को सेल की, लेकिन मुझे उसने भी पैसे नहीं दिए। पहला सवाल, क्या ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? पहली बात, मैंने किसी पार्टी को सामान बेचा लेकिन उसने मुझे भी पैसे नहीं दिए। मोहम्मद सलीम ट्रांजैक्शन, यस। मनमीत इवेंट, विवेक इवेंट, रितु इवेंट, दीक्षा इवेंट, मुकुल बोथ।
वो तो ठीक ही है, लेकिन स्पेसिफिकली क्या है वो? इवेंट, ट्रांजैक्शन, यस। इवेंट, देखो मैंने किसी को 1 लाख का सामान बेच दिया, तो ये इवेंट कैसे हो सकता है? 1 लाख का सामान बेचा, क्या ये ट्रांजैक्शन नहीं कह सकता मैं इसको? जो लोग इवेंट कह रहे हैं वो इवेंट किस बेसिस पे कह रहे हैं? नहीं, अब आप चेंज कर रहे हो, अब नहीं। पहले मुझे बताओ, जिन लोगों ने इवेंट बोला वो क्यों इवेंट बोला? आप मुझे बताओ, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं कि आपने उसको क्या सोच के इवेंट बोला। एग्जैक्टली exactly, मुकुल। मेरा दूसरा सवाल यही होना था, कि दूसरा सवाल ये होना था कि जिसको मैंने माल उधारी पे बेचा, वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए क्या है? ही इज अवर सन्ड्री डेटर, यस। अगर डेटर रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो आपने उसको इवेंट कैसे बोल दिया? दैट वॉज द ट्रांजेक्शन। और मैंने आपको कहा था, ट्रांजैक्शन में वैल्यू डिटरमाइन होनी चाहिए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि कैश आ जाना चाहिए। बात मेरी समझ रहे हो? वैल्यू डिटर्मिनेशन इज डिफरेंट देन एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ कैश। अगर मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन हो रही है, अब जब मैंने आपको गोडाउन जलने का एग्जांपल दिया था, तो आपने क्या बोला था कि आग लग गई, तो क्या हुआ है? इवेंट है, ट्रांजेक्शन है? बताओ। इवेंट। हमने इवेंट बोला था ना उसको। तो अगले दिन जब इंश्योरेंस कंपनी वाले आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मालिक आपको 6 लाख रुपया मिलेगा। तो तब हमने उसको क्या बोला था? ट्रांजैक्शन बोला था। क्या मुझे 6 लाख मिल गए थे? बताओ। क्या मुझे 6 लाख मिल गए थे? नो। तो तब अगर आपने उसको ट्रांजैक्शन बोला था, तो आज अगर मैंने उधारी का माल बेचा है तो मुझे पैसे नहीं मिले हैं, तो आप उसको इवेंट क्यों बोल रहे हो? उसको आप क्या बोलोगे? ट्रांजैक्शन। बट वी विल रिसीव, यस वी विल रिसीव। ठीक है, मेरी बात समझे? एक्चुअल कैश आपने नहीं देखनी है। यू हैव टू सी वेदर मॉनेटरी वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड और नॉट। इफ यस, देन इट इज अ ट्रांजैक्शन, अदरवाइज इट इज येट एन इवेंट। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे, ग्रॉस और नेट। दोनों में डिफरेंस कितनी चीजों का है? क्या क्या डिडक्ट करेंगे, कितनी चीजें डिडक्ट करेंगे कि हमें ग्रॉस से नेट आ जाएगा? सब बताओ। ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए मुझे कितनी चीजें माइनस करनी है? एक या दो, या तीन, या चार? डिस्काउंट एंड रिटर्न, यस। टू, यस। डिस्काउंट एंड रिटर्न, ठीक है। टू, यस। रिटर्न, डिस्काउंट, यस। ठीक है। ग्रॉस विदाउट प्रायर और लॉस, टू, यस। टू, ठीक है। प्रॉफिट कहां से आ गया? अच्छा वो, ठीक है। ठीक है। तो दो चीजें अगर हम ग्रॉस में से निकाल दें, डिस्काउंट और रिटर्न, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेट। अच्छा मुझे बताओ, मैंने अमूल की कंपनी से माल खरीदा और मैंने उनको वापस कर दिया, ये क्या कहलाएगा? मैंने माल खरीदा, मैंने माल वापस कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? रिटर्न। विवेक, शाबाश। मुकुल, यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड? ओके ओके, तभी आउटवर्ड आया। परचेज रिटर्न, यस, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, एसेट्स दो तरह के होते हैं।
कौन कौन से दो तरह के होते हैं? नो नो नो, टेंजिबल और इंटेंजिबल, यस सॉरी, फिक्स एसेट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। हम्म, सॉरी मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, फिक्स एसेट कितनी तरह के होते हैं? टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। उसके बाद अच्छा, डिस्काउंट मैंने बताया था। मैंने क्या किया, मैंने अमूल वालों से 1 लाख का सामान खरीदा, 1 लाख का सामान खरीदा। उन्होंने कहा जतिन जी आज ही पेमेंट कर दोगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, आज ही पेमेंट कर दोगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कौन से तरह का डिस्काउंट है, आप मुझे बताओ, सब बताओगे? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। अच्छा, मैंने अमूल वालों से 2 लाख का सामान लिया, यस वेरी गुड, और कहते जतिन जी 1 लाख का और ले लो, 5% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, यस ठीक है। कोई भी डिस्काउंट अगर आपको इमीडिएट पेमेंट के बेसिस पे मिल रहा है उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, और कोई भी अगर डिस्काउंट हमें अदर देन दिस रीजन मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ठीक है, रिवीजन होगी, आगे शुरू करें आज का। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। इज इट विजिबल टू ऑल? सबको दिख रहा है? ठीक है। अब अविनाश तू लेट क्यों आया आज? अब हमारा तीसरा कंसेप्ट शुरू कर रहा हूं मैं। आफ्टर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वी हैव द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेस एंटिटी में से क्वेश्चन आ सकता है और दूसरा क्वेश्चन आपका गोइंग कंसर्न में से डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है हमारा, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जब भी आप बिजनेस कोई स्टार्ट करोगे तो आप उसको ये मान के नहीं चलोगे कि आप अपने बिजनेस को कल या आने वाले टाइम में बंद करने वाले हो। इसीलिए तो गोइंग कंसर्न कहता है कि जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करोगे तो उसमें एक नॉर्मल अजम्पशन लगाई जाएगी कि आपका जो एंटरप्राइज है वो एक गोइंग कंसर्न है और वो ऑपरेशंस में रहेगा फॉर एन अनफोरसीएबल फ्यूचर, ठीक है। कोई उसका डेफिनाइट पीरियड नहीं है क्लोज डाउन करने का, अनलिमिटेड टाइम के लिए वो रन करेगा, और आपको कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आपने बिजनेस को आने वाले टाइम में लिक्विडेट या कर्टेल करना है। और अगर आपका ऐसा इंटेंशन है तो आपके जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किसी और तरह से डिटरमाइन किए जाएंगे, ना कि बेसिक अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से, ठीक है। गोइंग कंसर्न क्या कहता है? गोइंग कंसर्न ये कहता है कि जब भी आप बिजनेस को इनिशिएट करोगे, बिजनेस को स्टार्ट करोगे, तो यू हैव टू अज्यूम इट दैट इट इज अ गोइंग कंसर्न, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रन, एंड यू आर नॉट गोइंग टू लिक्विडेट इट और कर्टेल इट इन द नियर फ्यूचर। इसीलिए आपको जब भी बिजनेस के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं तो आपको ये अज्यूम करना है कि बिजनेस एक लंबे समय के लिए रन करेगा और आने वाले टाइम में
क्लोज डाउन नहीं होगा। थोड़ा बहुत समझ आया आपको? क्या समझे? बताओ बताओ। बोलो बोलो। इनफाइनाइट पीरियड के लिए हमें बिजनेस को रन करना है, ये अजम्पशन हमें मान के चलनी है। लिक्विडेट बेटा, लिक्विडेट होता है बंद करना, बिजनेस को बंद करना। वी अज्यूम दैट बिजनेस हैज टू बी रन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यस, एंड दैट वेरी लॉन्ग टाइम इज नॉट डिटर्मिनेबल, ठीक है, दैट इज अ इनडेफिनाइट पीरियड, ठीक है। यू कैन सेट एनी टाइम फॉर योर बिजनेस। जब भी आप बिजनेस करोगे, यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज गोइंग टू रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। Business will keep on growing with positive thought that business will keep on growing. You cannot start the business for a limited period, it has to be run for an indefinite period. Very good, very good. Business will run for infinite period. Very good, very nice. बहुत अच्छे, सबने बहुत अच्छा लिखा है। That means you have to be optimistic. आपको कभी भी बिजनेस करना है तो आपको पेसिमिस्ट नहीं होके करना, you have to do with a optimist nature. Yes, assuming business for infinite time period. Yes, you have to assume that business will run for an foreseeable future. ठीक है। तो अब जब गोइंग कंसर्न हमारा इनिशिएट होता है बिजनेस में, तो उसके हिसाब से क्या होती है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। और एसेट्स मैंने आपको कल बता दिया था, एसेट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स दैट आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यूज, ठीक है। तो उनकी जो वैल्यूएशन होगी वो किसके हिसाब से होनी चाहिए, गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। इज इट ऑल राइट? ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। सपोज मिस्टर एक्स परचेज्ड अ मशीन फॉर हिज बिजनेस बाय पेइंग 5 लाख आउट ऑफ द 7 लाख इन्वेस्टेड बाय हिम, ठीक है। मिस्टर एक्स ने एक 5 लाख की मशीन खरीदी आउट ऑफ 7 लाख जो उसने इन्वेस्ट किया था। 7 लाख एक्स ने बिजनेस में लगाया और उस 7 लाख से उसने 5 लाख की एक मशीन खरीद ली, ठीक है। फिर मशीन जब खरीदी तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को डाल के टोटल कॉस्टिंग कितनी बन गई हमारी, 70,000 की, ठीक है। और अगर फिर भी अभी वो उसका बिजनेस चलाना चाहता है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी होगी, दिस मींस ही इज फॉलोइंग अ गोइंग कंसर्न। अगर वो गोइंग कंसर्न को फॉलो कर रहा है तो उसकी पोजीशन इस हिसाब से हम मेजर करेंगे। कैपिटल कितना लगाया, 7 लाख। मशीन कितनी खरीदी, 570 की। तो कैश कितना रह गया, 31। इतने में कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन अब वो कहता है कि मुझे गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करना है, मुझे गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करना है। नाउ इफ ही डिसाइड्स टू बैकआउट और डिजायर्स टू सेल द मशीन, और अगर वो कहे कि मैं बैकआउट कर गया बिजनेस से और मुझे मशीन को बेचना है, तो क्या वो 570 की मिलेगी या उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि वी डोंट नो द मार्केट वैल्यूज, ठीक है ना। अगर तो मैं गोइंग कंसर्न मान के चल रहा हूं, तो मैंने आज मशीन खरीदी, वो मैं कह रहा हूं मैंने अपनी किताबों में कितने की दिखा दी, 5,70,000 की। लेकिन अगर वो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करता है और बोलता है कल तो मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो वैल्यूज होंगी वो कुछ डिफरेंट होगी, वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। डेप्रिशिएट तो होगी बेटा, लेकिन जो उसकी मार्केट में रियलाइजेबल वैल्यू होगी वो हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर वो गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं करता है। इफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज टेकन, तो इंक्रीज और डिक्रीज जो वैल्यू होता है उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेट सपोज आपने आज एक Hyundai की क्रेटा गाड़ी खरीदी 15 लाख की, ठीक है। आप जब उसको अपनी बिजनेस में यूज कर रहे हो तो आपने उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो जब उसकी वैल्यू लेट सपोज गिर गई,
मार्केट में Hyundai की गाड़ियों की वैल्यू गिर गई, तो लेट सपोज अब मुझे क्रेटा 5 महीने बाद 10 लाख की मिल रही है, तो क्या मैं उसको अपने बिजनेस में 15 लाख से 10 लाख कर दूंगा या नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? डेप्रिसिएशन पे तो पहुंचा नहीं हूं मैं, ठीक है। नॉर्मली बताओ, क्या मैं उसको 15 लाख पे ही रिकॉर्ड करूंगा या 10 लाख कर दूंगा? मैं गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहा हूं। बिल्कुल सही, मैं तो 15 पे ही रिकॉर्ड करूंगा, मैं तो 15 पे ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मुझे तो मार्केट की वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आई एम फॉलोइंग गोइंग कंसर्न मेथड। तो मुझे जो कॉस्टिंग पड़ रही है, मैं तो उसी को उस पर रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। इसीलिए वो कहता है कि अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को टेकन किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, तो जो इंक्रीज डिक्रीज होता है वैल्यू ऑफ एसेट्स में, उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करें, तो फिर हमें वैल्यूएशन किसी और हिसाब से करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमारे पास आगे कंसेप्ट दिया हुआ है, हम उसको वहां डिस्कस करेंगे। इज इट ऑल राइट? तो इसी हिसाब से जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की होती है, वो किस पे डिटरमाइन करती है कि आप गोइंग कंसर्न को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर तो आप कर रहे हो, तो आपका जो मिनिमल चेंज होता है वैल्यू ऑफ एसेट्स में, उसको आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है, ठीक है। क्योंकि वो सर्टेनिटी नहीं है उसमें और मटेरियलिटी नहीं है। इज इट ऑल राइट? ठीक है, ये कंसेप्ट मेरा यहाँ पे खत्म होता है। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो वो मेरे से पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे चलूं। देर इज नो पीरियड एज सच। पीरियड क्या कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। चलिए मैं अगले कंसेप्ट पे आ रहा हूं, ठीक है। माई फोर्थ कंसेप्ट इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी से आप लोग क्या समझते हो? कंसिस्टेंसी क्या हो गई? व्हाट इज कंसिस्टेंसी? नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, but in terms of the meaning of the word consistency. Same every time, ठीक है। और like batsman, yes, going at the same speed for a long period, continue। ठीक है, हमारा जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, आपको ये बताता है कि जो आपने बिजनेस में अकाउंटिंग मेथड्स लगाने हैं, दैट हैव टू बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स। लेट सपोज अगर आप आज कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगा रहे हो और नेक्स्ट ईयर आप उसको चेंज कर रहे हो, दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। आपको हर साल कॉन्टिन्यूसली सेम मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट करने हैं और आप उसको वॉलेंटरीली चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज अगर आप कोई मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मैं आपको पहले बता दूं कि डेप्रिसिएशन हमारा अकाउंटिंग में बहुत पॉपुलर वर्ड है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन जो एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है ड्यू टू वियर एंड टीयर,
उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो हमारे एसेट्स की वैल्यू में डाउनग्रेडनेस आती है या जो डाउनफॉल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे लिए डेप्रिसिएशन होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई भी एसेट खरीदा है तो ओवर द टाइम पीरियड उसको रिड्यूस, उसकी वैल्यू रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, दैट इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको हर साल एक ही तरीका अपनाना है ताकि कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट फॉलो हो सके। अब देखो, अगर आप हर साल एक ही मेथड लगाओगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। अगर आप हर साल एक ही मेथड लगाओगे तो आपको उससे क्या बेनिफिट होगा, कंपैरिजन। द बेस्ट थिंग इज कंपैरिजन। अगर आप एक साल कोई और मेथड लगाओगे और दूसरे साल कोई और मेथड लगाओगे तो कंपैरिजन करना आपस में बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने दोनों सालों में एक ही मेथड लगाया है तो फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हो आराम से। जैसे मैं कभी क्या एक 6th क्लास के स्टूडेंट को 8th क्लास के स्टूडेंट से कंपेयर कर सकता हूं, नहीं कर सकता। मेरे को कंपैरिजन करने के लिए दोनों इक्वल यूनिट्स चाहिए होंगे, इसीलिए ताकि मैं उसकी कंपैरिजन इजीली कर सकूं। इसीलिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमारा यही कहता है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग अगर लगा रहे हो तो इट हैज टू बी यूनिफॉर्मली अप्लाइड इन ऑल द ईयर्स एंड यू डोंट हैव टू चेंज द अकाउंटिंग मेथड्स ईयर एंड ईयर, क्योंकि उससे क्या होगा, कंपैरिजन करने में आसानी होगी। और कोई भी अगर चेंज हो तो आप उसको सिर्फ 3 केसेस में चेंज कर सकते हो, जो नीचे 3 केसेस बताए हैं। उसके अलावा आप अपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज नहीं कर सकते हो। इतना किसी को इतना किसी को दिक्कत, इतने में से किसी को? सब बताओ सब। सेम मेथड, दीक्षा मैं कह रहा हूं कि जो हमारा कंसेप्ट कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट है वो कहता है कि अकाउंटेंसी में अगर कोई मेथड यूज होते हैं तो आपको वो मेथड हर साल सेम मेथड लगाना है। लेट सपोज, जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन को निकालने के काफी तरीके बताए गए हैं, लेकिन अगर हम हर साल एक ही तरह का मेथड होगा दोनों सालों में तो वो इजी रहेगा। लेकिन अगर मैं एक साल में कोई और मेथड लगाऊंगा और दूसरे साल में कोई और मेथड लगाऊंगा तो मुझे कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए ये कंसेप्ट कहता है कि आपको हर साल जो मेथड है वो सेम लगाने हैं अनटिल एंड अनलेस 3 सर्कमस्टेंसेस अकर हो जाएं। और वो 3 सर्कमस्टेंसेस अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर वो 3 सर्कमस्टेंसेस नहीं आ रहे हैं तो आपको हर मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेम रखनी है फॉर मल्टीपल ईयर्स, नॉट टू चेंज मेथडोलॉजी। यस, आपको अपनी मेथडोलॉजी चेंज नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ 3 सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें आप अपनी मेथडोलॉजी चेंज कर सकते हो, बट वो भी आपकी मर्जी है। यू डोंट हैव टू कंपल्सरीली फॉलो दैट, ठीक है। एक आपको गाइडलाइन दी है कि आपको इन केसेस में अपने आप को, अपने मेथड को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको उसके अलावा ऐसे कोई कोई ऐसी सर्कमस्टेंस नहीं आनी चाहिए जिसमें आपको मेथड चेंज करना पड़े। इज इट ऑल राइट? ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे आपको अपने मेथड को चेंज करना चाहिए। करना चाहिए, शुड वर्ड इज यूज्ड, आपको करना चाहिए। सिर्फ इन 3 सर्कमस्टेंसेस में ही आप अपने मेथड को चेंज कर सकते हो। पहला केस क्या है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके मुताबिक बनानी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारी एक तरह की अकाउंटिंग की बाइबल होती है।
जब भी हमें कुछ रेफर करना हो किसी चीज को भी, तो हम किसको देखते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। तो हमारे पास पहले होते थे खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन 2018 में हमारे न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू हुए थे, जो फॉरेन की बॉडीज के साथ कंसोनेंस में थे, यानी कि उनसे मिलते जुलते थे, और हमने वहीं से अपनी इकोनॉमी के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट किया था, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंडेयस। क्या बोलते हैं? इंडेयस, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अगर हमें उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपनी किताबें बनानी है, और हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि आपको ये मेथड लगाना है, पहले आप ये लगाते थे लेकिन अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये मेथड लगाना है, तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए अगर आपको कोई मेथड चेंज करना पड़ रहा है तो आप उसको कर सकते हो। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए अगर आपको कोई मेथड चेंज करना पड़ रहा है तो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। इज इट ऑल राइट? दीक्षा? यूनिवर्सल चेंज, यस। ठीक है, यस, ठीक है। दूसरा सर्कमस्टेंस, दूसरा सर्कमस्टेंस क्या होता है? हमारे लॉ में कोई चेंज आ गया, हमारे कोई लॉ में चेंज आ गया। अब उस लॉ को हमें फॉलो करने के लिए अगर हमें कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग या पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। कोई नया कानून आ गया, जैसे आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 आ गया था, पहले होता था कंपनीज एक्ट 1956। तो जब 2013 आया, उसके मुताबिक अगर हमें अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंजेस लानी पड़ी तो हम उससे क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें पॉलिसी, उसके लिए हम अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं। इज इट ऑल राइट? ठीक है, हाँ, ठीक है। और तीसरा सर्कमस्टेंसेस ये है कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस हमारे बिजनेस की चेंज हो गई, हमारे बिजनेस में कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई जिसके मुताबिक हमें नया मेथड लगाना पड़ेगा, और उस नए मेथड को लगाने से क्या होगा? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ट्रू और फेयर पिक्चर दिखाएगी, यानी कि पहले तो ट्रू एंड फेयर होगी ही, बट इट विल गेट मोर ट्रूअर एंड मोर फेयरर। उससे क्या होगा? आपके जो सर्कमस्टेंस, जो आपकी ऐसी, आपने ऐसी सर्कमस्टेंस में चेंज आपको फेस करना पड़ रहा है जहां पे अगर आप नया मेथड लगाओगे तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो और अच्छा रिजल्ट बताएगी। तो एज अ रीजन ऑफ दैट आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग मेथड आप उसको चेंज कर सकते हो, बेनिफिशियल फॉर बिजनेस। कोई ऐसी सर्कमस्टेंस आ गई है जिससे अगर हम कोई नया मेथड लगाएंगे तो उससे हमारा बिजनेस एक अच्छी पिक्चर दिखाएगा, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएगा। इज इट ऑल राइट? ठीक है, अब इन तीन सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे आपको एमसीक्यू आ सकता है। वो बोलेगा कि वो आपको चार सर्कमस्टेंसेस दे देगा कि इन इन केसेस में ये आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो, लेकिन इन तीनों को छोड़ के जो चौथी कंडीशन सर्कमस्टेंस होगा उसको आपने टिक आउट कर देना है, क्योंकि वो क्या है? ऑड वन आउट है। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये तीन सर्कमस्टेंसेस याद होने चाहिए। अगर इनके अलावा कोई सर्कमस्टेंस आ रहा है जिसके बेसिस पे आपको अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है तो वो वैलिड नहीं है, यू आर वायलेटिंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंसिस्टेंसी। इज इट ऑल राइट? ठीक है, यस, ठीक है, ठीक है।
Now coming to my fifth concept, it is materiality. My fifth concept is materiality. The word materiality is very important in our accountancy. ठीक है, एक मिनट. Yeah, yeah. मटीरियलिटी प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि जो भी आइटम्स हमारी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको उसको. हाँ मोहम्मद सलीम, मैं भी वही देख रहा हूँ. मैंने बोला था, फिर भी आज फिर से बोल दूंगा, ठीक है. मटीरियलिटी प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? मटीरियलिटी प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि हम सिर्फ वही आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट रखते हैं. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं. मैं ऑडिटिंग कर रहा हूं एक कंपनी की. मैं ऑडिटिंग कर रहा हूं एक कंपनी की जिसका टर्नओवर है आई से 100 करोड़. मैं एक कंपनी की ऑडिटिंग कर रहा हूं जिसका टर्नओवर कितना है? 100 करोड़. टर्नओवर क्या होता है? मैं तो भूल ही गया. टर्नओवर क्या होता है? सेल्स. यस, ठीक है. मोहम्मद सलीम, प्रॉफिट नहीं होता यार टर्नओवर. प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है. टर्नओवर इज सेल्स. ठीक है. हाँ, अगर मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं जिसकी सेल्स है 100 करोड़, ठीक है, वहां ना मुझे कोई 50,000 की गलती मिल गई. कितने की गलती मिल गई? 50,000 की. तो क्या मैं उसको रेलेवेंसी दूंगा या नहीं दूंगा? क्यों नहीं दूंगा? 50,000 बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता? अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, दोनों साथ साथ, ठीक है. अगर मैं बोलूं मैं एक और कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं जिसकी टर्नओवर है 5 लाख और वहां 50,000 की गलती मिल गई, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? लेकिन जहां मैं 100 करोड़ की सेल्स देख रहा हूं, वहां मेरे लिए 50,000 इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रखता. ठीक है. वो क्यों नहीं रखता? क्योंकि जो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है वो हमें कहता है कि बिजनेस एंटरप्राइज में जो चीजें सिग्निफिकेंट है हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो इनसिग्निफिकेंट है, जिससे सिर्फ अकाउंटेंट का वर्क इंक्रीज होगा बट उसकी रेलेवेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी शुड इग्नोर दैट फॉर द पर्पज ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं दूसरे केस में देखूं, तो जहां पे मेरा टर्नओवर 5 लाख का था और 50,000 की गलती थी, तो दैट इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल सेल्स. तो वहां पे मुझे जो करना होना है और पता लगाना है कि वो 50,000 की गलती क्यों आ रही है. बात मेरी समझे आप? You have to see significance. Basically, materiality in the case of accounting terminology is basically what it is: the importance to a particular item. Is a importance to a particular item. और जहां पे आपको वो सिग्निफिकेंट चीज लगती है वहां पे आपने उसको कंसीडर इफेक्ट देखना है. अदरवाइज यू हैव टू इग्नोर इट, since it is only increasing the work of the chartered accountant and not giving any relevancy to the financial statements. Is it all right?
ठीक है, तो मटेरियलिटी हमारा किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ द आइटम पे और साथ में साइज ऑफ द बिजनेस पे। अब कोई कोई ऐसा हो सकता है अगर 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, वहां पे अगर 50 लाख की भी गलती हो जाए तो दैट मीन्स वो भी इररिलेवेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि साइज ऑफ द बिजनेस इतना है कि उसका उस पर इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ रहा। लेकिन हम इसमें जजमेंटल हो सकते हैं। us materiality can be different for me and it can be different for you as well. Materiality may differ from person to person. It is a matter of judgment. इसीलिए it can be materiality can differ from one person to another. आपने सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि जिन इन आइटम्स का सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है बिजनेस पे, आपने उनको रिकॉर्ड करना है, और जो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स है आपने उसको इग्नोर कर देना। Is it all right? एमसीक्यू पूछ रहा हूं कुछ, ठीक है? मैं आपको कनिका एंटरप्राइजेस हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाती है डेप्रिसिएशन का, हर साल सेम मेथड लगाती है, क्यों? कंपैरेबिलिटी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, या कंसिस्टेंसी के लिए? ठीक है, ताकि कंसिस्टेंसी के लिए वो हर साल क्या करती है? सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट करती है। सेकंड, एसेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल करने के लिए, कैश में कन्वर्ट करने के लिए, या पैसा कमाने के लिए? यस, वेलकम मोहन। ठीक है, रेवेन्यू कमाने के लिए हम बिजनेस में उसको हेल्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ कंपनी इज ए गोइंग कंसर्न। कंपनी को गोइंग कंसर्न हम कब बोलेंगे? पहला कहता है अगर उसकी बैलेंस शीट अच्छी पोजीशन दिखा रही है तो वो गोइंग कंसर्न है। दूसरा कहता है अगर वो प्रॉफिट ज्यादा दिखाती है तो अच्छा कंसर्न है। तीसरा कहता है कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि आने वाले टाइम में ये अपना बिजनेस बंद करेगी। और चौथा कहता है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मनमीत अभी आऊंगा उस क्वेश्चन में। सब सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। सी इज द राइट आंसर, कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आने वाले टाइम में वो अपने बिजनेस को शट डाउन करने वाला है। ठीक है, अगला एमसीक्यू, कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो कहता है कि ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की अलग रिकॉर्ड करना चाहिए और ओनर्स के अपना जो उसका रिकॉर्ड होता है वो अलग रखना चाहिए? मटेरियलिटी, टाइम पीरियड, मैचिंग, या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? एंटिटी कंसेप्ट, इसमें से दो तो पढ़े ही नहीं हमने। हाँ, डी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following states that the transaction is not recorded in the books of accounts unless it is a measurable in terms of money? बेटा ठीक कर दिया मैंने, मनी मेजरमेंट। ठीक है, मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन। ठीक है, सी। ठीक है, यस, सी।
अच्छा, मनमीत ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ठीक है, बेसिकली रेवेन्यू इज द कॉर्पोरेट वर्ड फॉर सेल्स। अगर आप कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करोगे तो वो सेल्स को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू इज नथिंग अदर देन सेल्स। ठीक है, वी हैव मेनी वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर सेल्स। टर्नओवर कैन बी यूज्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैन बी यूज्ड, ओवरऑल इनकम। ठीक है, तो रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट सिर्फ वही होता है कि जो खर्चे काट के हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचा है वो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। जो नेट बचा हमारे पास, यस, ईबीआईटी है। ठीक है, ठीक है मनमीत। रेवेन्यू, यू जस्ट कंसीडर रेवेन्यू एज ए सेल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ। हमारे कितने कंसेप्ट हो गए अब? प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा। गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगा सलीम। ठीक है, बेसिकली बता दूं, अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे कोई, अगर आपको फायदा होता है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे, तो मैं उसको गेन बोलता हूं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, आफ्टर कंसिडरिंग एवरीथिंग। ठीक है, फिर भी इस पे मैं आगे लूंगा, आगे आएगा हमारे ये। ठीक है, हमारे 5 कंसेप्ट हो गए हैं। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ वन इज, एक मिनट, सिक्स्थ कंसेप्ट इज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे आपने अभी हमने पढ़ा कि गोइंग कंसर्न कहता है कि हमारा बिजनेस एक इनडेफिनाइट पीरियड के लिए रन करेगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि उसका कोई फोर्सिबल फ्यूचर नहीं पता हमें, वो एक अनलिमिटेड टाइम के लिए रन करेगी। लेकिन अगर हमें उसकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करना हो तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक टेक्सटाइल की मिल है जो 100 साल के लिए काम करेगी, जो 100 साल के लिए काम करेगी। तो क्या मैं उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 100 साल के बाद मेजर करूंगा या हर साल करूंगा? एवरी ईयर, यस। ठीक है, तो हमारा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये कहता है कि जो गोइंग कंसर्न ने आपको बताया कि आपका जो बिजनेस है वो ओवरऑल एक अनफोर्सिबल फ्यूचर के लिए रन करेगा, उसको आपने कुछ टुकड़ों में बांटना है ताकि उन टुकड़ों को आप क्या कर सको, इवालुएट कर सको और उसकी परफॉर्मेंस को आप मेजर कर सको। अब जैसे बेसिकली जो मोस्टली यूज होता है, दैट इज यूज्ड एज अ 12 ईयर पीरियड वी कंसीडर, एंड बेसिकली इन अकाउंटिंग वी कंसीडर एज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम कभी भी क्या बोलते हैं इसको, ये फिनेंशियल ईयर है, हम फिनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अब फिनेंशियल ईयर को मेजर करने के पीछे कंसेप्ट किसका लगा हुआ है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का। अगर हमारा गोइंग कंसर्न कहता है कि हमारी जो बिजनेस है उसको हम एक लॉन्ग पीरियड के लिए रन करेंगे, तो उस लॉन्ग पीरियड को अगर किसी ने टुकड़ों में बांटा है तो वो किस कंसेप्ट ने बांटा है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ने। क्या मेरा कंसेप्ट, लेकिन मेरा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहीं भी ये नहीं कहता कि आपको 12 महीनों का टाइम पीरियड रखना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो पीरियड जिसमें फाइनेंशियल इवेल्युएशन होगी, क्या वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 9 महीने हो सकते हैं? यस, इट कैन बी एनी टाइम पीरियड। आपको पता होगा जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनको हर 3 महीने का हिसाब सेबी को देना होता है। तो उनके लिए पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि 3 महीने में आपने अपने फिनेंशियल्स को पब्लिश करना है। ठीक है, अब कुछ कुछ केसेस में 6 मंथली भी होता है, तो वहां पे पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये कहेगा कि आपको 6 महीने में अपने रिकॉर्ड्स को तैयार करना है।
ठीक है। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहीं भी ये नहीं कहता कि 12 महीने का पीरियड होना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। लेकिन मोस्टली वी इन अकाउंटिंग यूज a 12-year period, ठीक है। हाँ, 3 months they issue dividends. It's not necessary they issue dividends. Some companies are not giving dividends every 3 months, but they are giving after an year, ठीक है। Is it all right? Periodicity concept में किसी को कोई दिक्कत? सब बताओ। It is as per company policy. Yes, company policy plus compliance requirements. अगर कोई आपको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, सेबी कहती है कि आपको इतने टाइम पीरियड में पब्लिश करने हैं रिकॉर्ड्स, तो उसको फॉलो करने के लिए आपका पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कुछ और हो जाएगा। इनकम टैक्स कहता है आपको 12 महीने का रिकॉर्ड रखना है, तो उसके लिए आपको 12 महीने का रखना पड़ेगा। अगर कोई और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कहती है कि आपको 6 महीने का रिकॉर्ड देना है, तो उसके लिए पीरियोडिसिटी कंसेप्ट 6 महीने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट यही कहता है कि आपको अपने टाइम पीरियड को एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर रखना है, ताकि आप उसकी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कर सको। इज इट ऑल राइट मोहन? ठीक है। नाउ माय नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, बचपन में जब हम चॉकलेट खाते थे, मैं और मेरी सिस्टर जब चॉकलेट खाते थे, तो मैं वेट करता था कि पहले उसका खत्म हो जाए फिर मैं अपना कंप्लीट करूं। पहले उसका खत्म हो जाए और फिर मैं उसको आराम आराम से उसको चिढ़ा के खाऊं। तो मैं उस टाइम जब ऐसा करता था, तो मैं क्या करता था, चॉकलेट को थोड़ा कंजर्वेटिज्म हिसाब से खाता था, कंजर्वेटिज्म हिसाब से खाता था। तो वही कंसेप्ट अगर अकाउंटिंग में लगेगा, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारा कंजर्वेटिज्म का ये कहता है कि अकाउंटेंट को इनकम को एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कंजर्वेटिज्म हमारा ये कहता है कि हमें इनकम को एंटीसिपेट नहीं करना। इनकम को एंटीसिपेट क्या मतलब, अगर आपको कोई इनकम होने वाली है तो आपको उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में तब तक नहीं डालना जब तक आपको वो अर्न ना हो जाए, अर्न ना हो जाए। लेकिन अगर आपको कोई लगता है कि आपको कोई लॉस होने वाला है, उसको आपको पहले ही रिकॉर्ड करके अपनी किताबों में रखना है। थोड़ा बहुत समझे? कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि इनकम आपको अगर लगता है कि आपको अर्न होने वाली है, लेकिन अभी अर्न नहीं हुई। देखो, 3 वर्ड है, एंटीसिपेट, अर्न, रिसीव्ड। कितने वर्ड है सब बताओ? 3 वर्ड है, एंटीसिपेट, अर्न और रिसीव। इज इट अबाउट फ्यूचर? यस, ठीक है। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन में हो, आप किसी के साथ नेगोशिएशन कर रहे हो, तो क्या आप उस इनकम को एंटिसिपेट कर रहे हो? यस, आप उस इनकम को एंटिसिपेट कर रहे हो। आप किसी के साथ नेगोशिएशन में हो, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है, क्या आप उसकी इनकम को एंटिसिपेट कर रहे हो? यस, एंटिसिपेट, अर्न, रिसीव। आप उस इनकम को एंटिसिपेट कर रहे हो? यस। आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आपको वो, मनमीत अभी बताऊंगा, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, क्या अभी भी एंटीसिपेट कर रहे हो या यू हैव अर्नड इट? बताओ बताओ। मनमीत कह रहे हैं अर्नड।
तनवीर कह रहे हैं स्टिल एंटीसिपेटिंग, अविनाश कह रहा है एंटीसिपेट। बेटा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, अभी भी क्यों एंटीसिपेट कर रहे हो? यस सलीम अर्नड, अनायत अर्नड, मनीषा अर्नड, यस बेटा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपके हाथ में है, तो अभी भी क्या सोच रहे हो, एंटीसिपेट क्यों कर रहे हो? अर्नड, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। यस रितु अर्नड, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपको डिपार्टमेंट ने पैसे भेज दिए, व्हाट इज इट? तनवीर मैं कह रहा हूं कि देयर आर 3 वर्ड्स इन माई टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग इनकम। वन इज वी आर एंटिसिपेटिंग एन इनकम, second we have earned an income, and third is we have received an income। एक मैं सोच रहा हूं कि शायद मुझे पैसे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट लग जाएगा और मैं कमाई कर लूंगा, और दूसरा है मैंने कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मैंने कमा लिया, और तीसरा है मैंने जो कमाई की मुझे उसकी रियलाइजेशन हो गई, मुझे पैसा मिल गया। तो देयर आर 3 थिंग्स। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन में हूं, मेरी बातचीत चल रही है, तो उसको मैं बोलूंगा एंटीसिपेटिंग। थिंकिंग नहीं बेटा, उस पर काम चल रहा है, मैं बातचीत चल रही है, दो कंपनीज आपस में बात कर रही हैं कि आई एम एंटीसिपेटिंग बाइंग समथिंग। issuance of bid is I am earned it, and when I have received the money, that I am, then I can say that I have received the money, I have received an income। आपने बैंक में एफडी करवाई, आपने बैंक में एफडी करवाई, क्या आप उस एफडी को, उसकी इंटरेस्ट को एंटीसिपेट करोगे या अर्न करोगे? आपने बैंक में एफडी कराई, आप उसके ब्याज को एंटीसिपेट करोगे या अर्न करोगे? उसमें तो एंटीसिपेट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने एफडी करवाई है, आपको ब्याज तो मिलना ही मिलना है। एफडी कराई थी 5 साल की, 5 साल की, और 5 साल के बाद जब आपकी एफडी खत्म हुई तो आपको ब्याज भी आपको खाते में आ गया, तो नाउ यू हैव रिसीव्ड इट। टैक्स की बात भी करेंगे बेटा, अभी टैक्स कहां पहुंच गया, टैक्स भी बताएंगे। टैक्स भी लगता है, बिल्कुल लगता है, ठीक है। तो ये वो कहता है, अब मुझे बताओ, मैं किसी के साथ नेगोशिएशन में हूं और मुझे लगता है कि मुझे शायद इनकम एंटीसिपेट होएगी, तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा? नो no। ऐसा कौन सा कंसेप्ट कहता है कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा? एंटीसिपेट थोड़ी कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है कंजर्वेटिज्म, ठीक है, ठीक है। ये कंसेप्ट यही कहता है कि आपको कंजर्वेटिज्म के हिसाब से चलना है, जो इनकम आप अभी एंटीसिपेट कर रहे हो आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मेरा एक केस पड़ा हुआ लिटिगेशन में, मेरी कंपनी के खिलाफ एक केस चल रहा है, और मुझे लग रहा है मैं वो केस हार जाऊंगा, और मुझे 1 करोड़ की डैमेजेस देनी पड़ेंगी दूसरी पार्टी को, 1 करोड़ की डैमेजेस देनी पड़ेंगी दूसरी पार्टी को। क्या ये पॉसिबल लॉस है? क्या ये पॉसिबल लॉस है? बिल्कुल है। क्या इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? यस। मोहन मैं कह रहा हूं, मेरी एक लिटिगेशन चल रही है,
मनमीत इसको हम प्रोविजन की तरह रखेंगे, अभी उस पर पहुंचे नहीं है, अभी सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। इसको हम ऐसे प्रोविजन रखेंगे, अभी प्रोविजंस पे मैं आया नहीं हूं बट बता रहा हूं ऐसे, ठीक है। मेरी एक लिटिगेशन चल रही है, उसमें मेरे को लगता है कि अगर मैं उसको हार जाऊंगा तो मुझे 1 करोड़ का डैमेजेस देनी पड़ेंगी। तो जब मैं उसको 1 करोड़ की डैमेजेस देनी पड़ेंगी तो क्या मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा? कंजर्वेटिज्म कहता है करना पड़ेगा। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि आपके सारे लॉसेस को प्रोवाइड करना पड़ेगा, इनकम जो एंटीसिपेट हो रही है उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। कहता हिसाब से चलो, जो इनकम आनी है उसको आप अभी मत करो, जब अर्न कर लोगे तब करना। हाँ, लॉसेस आर रिकॉर्डेड बट इनकम विच इज एंटिसिपेटेड इज नॉट रिकॉर्डेड, बट इनकम विच इज अर्नड देन इट इज रिकॉर्डेड। ओके, इज इट ऑल राइट? किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है। ये आपको ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ना ये फ्रेज आपको याद करना है, ठीक है। ये फ्रेज आपको अगर याद होगा, वो किसी को यहाँ पे फिलअप द ब्लैंक दे सकता है और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। यस मोहन, यस। सलीम वो क्या करेगा, वो लिखेगा कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट डैश एंड शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल डैश। अब वो आपको कॉम्बिनेशन दे देगा एग्जाम में कि इनकम या लॉस, लॉस या इनकम, इनकम या इनकम, लॉस या लॉस। तो आपको कौन सा टिक करना है? इनकम और लॉसेस वाला कॉम्बिनेशन। ओके, ओके, यस, इनकम और लॉस, यस, ठीक है। कितने हो गए कंसेप्ट? 7 हो गए, यस 7 हो गए। ठीक है, अब मैं 2 कंसेप्ट थोड़े साथ साथ लूंगा, ठीक है। 8th और 9th, ठीक है। शायद आज 8th और 9th ही होगा, उसके बाद जो रह जाएंगे 11th 10th और 11th वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। 8th और 9th हम आज कवर करते हैं, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? आपने पढ़ चुके हो, आप ये पढ़ चुके हो, कॉस्ट कंसेप्ट आपको पता है। कॉस्ट कंसेप्ट हमारा कहता है कि आपने जो रिकॉर्डिंग्स करनी है वो किस मेथड पे करनी है? एक्विजिशन कॉस्ट के बेसिस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे। जैसे मुझे बताओ, मैंने अगर घर पे एयर कंडीशनर लगवाया और उस एयर कंडीशनर को लगाने के लिए साथ में स्टेबलाइजर भी लगाया, और मुझे साथ में उसके स्टैंड के चार्जेस देने पड़े, इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़े। एसी तो मेरा आया 30,000 का, स्टेबलाइजर आया मेरा 8,000 का, स्टैंड आया मेरा 1,000 का, और इंस्टॉलेशन लगी 1,000 की। अब मुझे बताओ कि मुझे एसी कितने का पड़ा? फोर्टी, 39 नहीं बेटा, 40 है बेटा। घर पे एसी 40 का पड़ा, और मेरा वाला नहीं होता ना, इंस्टॉल फ्री होता है। मेरा वाला नहीं हुआ था, तूने ऑनलाइन मंगाया होगा। ठीक है, जो जो आपको एक एसेट को घर पे लाने की कॉस्ट पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्विजिशन कॉस्ट। बेटा मैं अभी कैपेक्स और ओपेक्स पे नहीं पहुंचा हूं, ठीक है।
तो अभी वो वैसे नहीं करो, ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि मुझे वो एसेट खरीदने को कितने का पड़ा, 40,000 का पड़ा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्विजिशन कॉस्ट। और उसको इस दूसरी टर्मिनोलॉजी में क्या बोलूंगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे या एक्विजिशन कॉस्ट पे एसेट की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट। जैसे कि मैंने एक मशीन ली 5 लाख की, तो अगर मैं इसको कॉस्ट कंसेप्ट लगाऊंगा तो किताबों में वैल्यू ऑफ मशीन कितने की आएगी, 5 लाख। कितने की आएगी, 5 लाख की। यस, हिस्टोरिकल एंड एक्विजिशन कॉस्ट आर सेम, ठीक है। जस्ट लाइक एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस कॉस्ट ऑफ, यस, ठीक है। इट इज हाईली ऑब्जेक्टिव एंड इट इज फ्री फ्रॉम बायस। इसमें कोई बायसनेस नहीं है। जितनी आपने कैश दिया, जितनी आपने पेमेंट की, उतना ही आपको कॉस्ट आपको रिकॉर्ड करोगे। यस, टोटलिटी, ठीक है ना। जितनी आपने पेमेंट की उतनी ही आप उसको क्या कंसीडर करोगे, उतनी ही आप उसकी कॉस्ट कंसीडर करोगे। तो इट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी एंड इट इज फ्री फ्रॉम ऑल बायसनेस। देयर इज नो बायसनेस इन्वॉल्वड हियर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक बताता हूं, जैसे आपने एक एसेट खरीदा था 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। उसका आज मार्केट में मॉडल अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी वैल्यू, आज की वैल्यू डिटरमाइन कैसे करोगे, वही दिक्कत है। वो हम वैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कॉस्ट कंसेप्ट हमारा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि अगर हमारे पास वो, जब तक हम उस मशीन को बेचेंगे नहीं, तब तक हमें उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पता नहीं चलेगी। और वो सिर्फ क्या होगी हमारे लिए, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फिगर। क्या होगी हमारे लिए, एक सोची समझी कोई भी फिगर हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इसमें थोड़ा गोइंग कंसर्न भी फॉलो कर लेते हैं। अगर गोइंग कंसर्न आप फॉलो कर रहे हो तो आप अपनी रिकॉर्डिंग किस पे करोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करोगे। और अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए कौन सा कंसेप्ट फॉलो होएगा, मेरा अगला कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, रियलाइजेशन, ठीक है। तो कॉस्ट कंसेप्ट में किसी को दिक्कत, सलीम अभी रिकॉर्ड करता हूँ, एक बार रियलाइजेशन पढ़ा दूं, इकट्ठे रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब आता है हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट। सर हाउ कैन क्वेश्चन बी ऑन दिस, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। कौन सा एग्जांपल, उसमें यही था कि मैंने कहा कि अगर मैंने एसी खरीदा है 30,000 का और उस पर 8,000 की लगी है स्टेबलाइजर, और 1,000 का स्टैंड आया है और 1,000 की इंस्टॉलेशन ली है, तो हमारे लिए अगर हम कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं तो हमारे लिए कॉस्ट क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 40,000। ये बताया था खाली। तनवीर मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी कैसे आ सकता है इस पे, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कॉस्ट कंसेप्ट को क्लोजली फॉलो करता है। इसके अंदर वो कहता है कि अगर वैल्यू में चेंज आता है तो उसको रिकॉर्ड हम तभी करेंगे जब बिजनेस उसको रियलाइज करेगा। जब बिजनेस उसको क्या करेगा, रियलाइज करेगा। लेट सपोज अगर मैं एसेट को उसकी 5 लाख की वैल्यू पे रिकॉर्ड करता हूं, तो अगर बेशक उसकी आज की वैल्यू 15 लाख हो जाएगी, मैं उसको नहीं काउंट करूंगा। क्यों, क्योंकि आई एम फॉलोइंग दी कॉस्ट कंसेप्ट। लेकिन अगर उसकी मटेरियल, उसकी उसकी जो सर्टेनिटी है वो 100% है, तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको चेंज कर दूंगा।
बेसिकली कॉस्ट कंसेप्ट में जब काफी क्रिटिसिज्म आया तो उससे क्या अराइज हुआ, हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट जब आया तो उसने कहा कि अगर कोई 5 लाख की चीज 15 लाख की हो गई है, अगर 5 लाख की चीज कोई 15 लाख की हो गई है तो उसको आप 15 लाख पे तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आपको सर्टेनिटी नहीं है कि वो चेंज मटेरियलाइज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारे पास हमारे अकाउंटेंसी में दो कंसेप्ट आए थे, रीवैल्यूएशन अपवर्ड और रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड। कौन से कंसेप्ट आए थे? रीवैल्यूएशन अपवर्ड और रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड। लेकिन जैसे मैं कहता हूं, इसमें एग्जांपल मैं लेता हूं, yes, we can say that conservatism is somewhat linked with cost concept and realization concept also। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, मिस्टर एक्स ने एक पीस ऑफ लैंड लिया था 1995 में 2000 का, उसकी आज मार्केट में वैल्यू हो गई है 1,02,000 की। अब क्या अकाउंटेंट उसको 2000 पे रिकॉर्ड करेगा और 1 लाख को इग्नोर कर देगा? क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज अभी नहीं हुआ। तो उसकी सिचुएशन कैसी होगी? अभी सिर्फ ऊपर वाला देख रहा हूं, ठीक है। अगर वो रिकॉर्ड नहीं करेगा तो कैपिटल कितना हो गया उसका? 2000 का, और लैंड कितने की आ रही है? 2000। क्यों? क्योंकि उसने क्या फॉलो किया हुआ है? कॉस्ट कंसेप्ट। उसने क्या फॉलो किया हुआ है? कॉस्ट कंसेप्ट। लेकिन अगर वो उस चेंज को कहता है कि ये मटेरियल है, ओ सॉरी सर्टेनिटी है कि ये मटेरियलाइज होगी ही होगी, जब वो कहता है कि वो अगर रियलाइज होगी ही होगी, तो देन इन दैट केस हम लैंड को किस पे वैल्यू करेंगे? उसकी मार्केट वैल्यू पे, रियलाइजेशन वैल्यू पे। और जो उसके अगेंस्ट 1 लाख की जो एप्रिसिएशन आएगी उसको हम किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे? उसको मैं बोलूंगा अनरियलाइज्ड गेन। उसको मैं क्या बोलूंगा? अनरियलाइज्ड गेन। यस, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड वैल्यूएशन हुई है, ये क्या हुई है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। yes, realization follow the current market price, yes, and cost concept follows the historical cost concept। अगर आपको सेंट परसेंट पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि उसकी वैल्यू वही ही है, तो आपको उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, और उसके अगेंस्ट आपको क्या रिकॉर्ड करना है? अनरियलाइज्ड गेन। ये अनरियलाइज्ड क्यों है? क्योंकि अभी आपने उस लैंड को बेचा नहीं है। जैसे आप उस लैंड को बेच दोगे तो ये अनरियलाइज्ड गेन अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको एक एंट्री के हिसाब से बताऊंगा जब हम जर्नल एंट्रीज में पहुंच जाएंगे। अभी आपको सिर्फ यही समझना है कि वो क्या है, किस फॉर्म में आ चुका है? अनरियलाइज्ड गेन के फॉर्म में आ चुका है, और लैंड उसकी करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिपिक्ट कर रही है उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसी के बेस पे क्या डिसाइड हुआ? इनको हम क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। जो एसेट 2 लाख का था वो कितने का हो गया? 1,02,000 का। दिस इज नोन एज अपवर्ड वैल्यूएशन, दिस इज नोन एज अपवर्ड रीवैल्यूएशन। क्या कोई एसेट सर ऐसा भी है जो डाउनवर्ड भी हो सकता है? यस। अगर कोई आप कार कह दो, यहाँ पे कार डाल दो, तो कार की वैल्यू आज की डेट पे गिर जाएगी। जो गाड़ी आपने 20 लाख की ली है वो आज 10 लाख के दिखाएंगे। तो जब 10 लाख के दिखाएंगे तो उसको हम क्या दिखाएंगे? अनरियलाइज्ड लॉस। अनरियलाइज्ड लॉस, उसको हम क्या बोलेंगे? अनरियलाइज्ड लॉस। और उस केस में क्या बोलेंगे? दैट इज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, दैट इज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि दिस कंसेप्ट गेव टू द राइज ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। इट मे बी अपवर्ड और इट मे बी डाउनवर्ड। इज इट ऑल राइट? किसी को दिक्कत कोई? ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमने 9 कंसेप्ट हमारे कवर कर लिए हैं। पहला कंसेप्ट कौन सा था? पहला कंसेप्ट हमारा था
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें आपने ध्यान रखना है कि दोनों बिजनेस और बिजनेस ओनर सेपरेट आइडेंटिटी हैं। दूसरा हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जिसमें हमने सीखा कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी जिनकी हम मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वी हैव रिसीव्ड मनी और नॉट। तीसरा हमने आज पहला कंसेप्ट पढ़ा गोइंग कंसर्न, कि आपका बिजनेस एक अनफोर्सेबल फ्यूचर के लिए रन करेगा, आपको ये नहीं कंसीडर करना कि वो आप उसको क्लोज डाउन कर दोगे इन द नियर फ्यूचर। और उस गोइंग कंसर्न के बेसिस पे एक हमने और कंसेप्ट पढ़ा जो बताता है कि उस अनफोर्सेबल फ्यूचर को हमने एक पीरियड्स में बांटना है, एंड दैट पीरियड कैन बी एनी पीरियड, और उस कंसेप्ट का नाम था पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ताकि हम उस पीरियड की फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कर सकें। उसके बाद हमने सीखा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग हर साल यूनिफॉर्मली अडॉप्ट करना है, और अगर आपने अपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज करना है तो देयर कैन बी ओनली 3 सर्कमस्टेंसेस इन विच यू कैन चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। पहला कौन सा था, बताओ, आप बताओ, पहला कौन सा सर्कमस्टेंस था कि आप उसको चेंज कर सकते हो? यस, प्रोविजन ऑफ लॉ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यस, पहला था आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने बुक्स को बनाना है तो आप चेंज कर सकते हो। दूसरा था प्रोविजन ऑफ लॉ, कोई नया कानून आ गया, आपको उसको कंप्लाई करना है, यस, उसको फॉलो के लिए आपने मेथड चेंज कर लिया। और तीसरा था कि आपके बिजनेस के लिए वो बेनिफिशियल है और आपने उसको जब आप अडॉप्ट करोगे तो आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है that will present true and fair picture of the books of the business। ठीक है, तो इन तीन सर्कमस्टेंसेस में आप कंसिस्टेंसी का अप्रोच को वायलेट कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। ठीक है, उसके बाद आपने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा, कंजर्वेटिज्म, कि आपको जो इनकम एंटीसिपेट नहीं करनी है जब तक अर्न नहीं हो जाए, लेकिन आपको जो भी पॉसिबल लॉसेस लगते हैं आपने उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा दो कंसेप्ट एक साथ पढ़े, कॉस्ट कंसेप्ट और रियलाइजेशन कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करनी है, और जो भी मार्केट में चेंजेस हैं आपने उसको कंसीडर नहीं करनी है। और रियलाइजेशन ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि किसी वैल्यू में चेंज आ रही है एसेट के, तो जब तक उसकी आपको सर्टेनिटी नहीं है तब तक आप तो उसको नहीं कर सकते, और अगर आपको सर्टेनिटी है तो आप उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करके उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट अनरियलाइज्ड गेन या अनरियलाइज्ड लॉस शो कर सकते हो। ठीक है, कोई कंसेप्ट रह गया? सारे हो गए, 9 के 9 हो गए, कोई छूट गया तो बताओ। 8 हुए, कौन सा रह गया? हाँ, मटेरियलिटी रह गया। मटेरियलिटी क्या कहता है? मटेरियलिटी ये कहता है कि आपको जो सिग्निफिकेंट आइटम्स है उस पे ही ध्यान देना है, और जो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स है उसको आपने इग्नोर करना है फॉर द पर्पस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि अगर इनसिग्निफिकेंट जो आइटम्स है वो आपका सिर्फ काम बढ़ाएगी, आपको इतना हेल्प आउट नहीं करेगी, लेकिन जो सिग्निफिकेंट आइटम्स है अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आपने उसको अप्रोप्रिएटली कंसीडर करना है। और यहाँ पे एक मुद्दा बनता है कि आपको कौन सी चीज अप्रोप्रिएट है, सिग्निफिकेंस है, आपका ये पर्सनल जजमेंट है, यू कांट रिलाई ऑन एनीबडी। हाँ, दिस कैन बी एज पर द अमाउंट ऑफ आइटम एंड साइज ऑफ बिजनेस। गैलेक्सी मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं जहां पे उसकी टर्नओवर, उसकी सेल्स 100 करोड़ है, वहां पे अगर कोई 50,000 की गलती निकल आएगी तो मैं उसको इतना एम्फेसिस नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं उस 50,000 के पीछे पड़ जाऊंगा तो बाकी जो 99 करोड़ 99 लाख 50,000 है उसका ध्यान कौन रखेगा? ठीक है, तो अगर मैं उस 50,000 पे लग जाऊंगा उसको चेक करने में, तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो
इतनी बढ़ जाएगी और एक ऑडिट करने में टाइम इतना लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है, यू कांट डू एवरीथिंग। इसीलिए जो चीजें मटेरियल है आपको सिर्फ उसी को कंसिडर करना है, और जो चीजें इमटेरियल है वो आपको कंसिडर नहीं करनी है। ठीक है, हाँ थैंक यू बेटा, कोई बात। ठीक है, तो ये 9 कंसेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। एक कंसेप्ट हमने यहाँ नहीं पढ़ना, वो हम टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तो 2 कंसेप्ट हमारे रहते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास भी शुरू होने वाली है। ठीक है, ठीक है। मोहन मटेरियलिटी बताया, अभी लास्ट में मटेरियलिटी बताया कि आपके लिए मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या इंपॉर्टेंस रखता है। आप मटेरियलिटी ये कहता है कि आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट आइटम है, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है रादर देन गोइंग इनटू द इनसिग्निफिकेंट आइटम्स। ठीक है, आपको इनसिग्निफिकेंट आइटम्स पे इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उससे आपका सिर्फ वर्कलोड बढ़ेगा और आपको आपको ऑडिटिंग में आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं लाएगा। लेकिन जो सिग्निफिकेंट आइटम है आपको उसको कंसीडर करना है रादर देन गोइंग इनटू द इनसिग्निफिकेंट आइटम्स। ठीक है, ठीक है मोहन, थैंक यू अविनाश।